शुरू से ही डीजल गाड़ी चला रहा है तो उसकी थोड़ी हैबिट हो चुकी है, इसलिए हमने डीजल गाड़ी प्रेफर करी है। एक और रीज़न था कंसिडर करने का कि इसमें कनेक्टेड DRLs आती है, तो इसकी जो हेडलाइट्स है वो इतनी पावरफुल नहीं लगती, और इसके फॉग लैंप्स है, अभी जले हुए हैं फॉग लैंप्स, तो फिर ये आप देख सकते हैं 1.5 मंथ ऑफ यूसेज में कितनी गंदी हो गई हमारी ये प्रॉब्लम बहुत रहता है, क्योंकि देखो इसमें आपकी ड्राई क्लीनिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। इसका साउंड सिस्टम जो होता है वो इतना लाउड भी नहीं है, इतना पंची भी नहीं है। पीछे मैंने एवाटार के 150 RMS के मिड्स डलवाए हैं, तो ये वूफर है पायोनियर का 1212 D4, जिनको पता है। इसमें ये है कि गाड़ी आपकी लॉक्ड रहती है, आपको टेंशन नहीं है, गाड़ी स्टार्ट है। कोई कंपनी से मैंने 1 रुपए का भी सामान नहीं लिया एक्सेसरीज अच्छा। में। फैमिली के लिए भी ये कार अच्छी है, अगर आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए जो आपकी जब यूसेज मेनली होती है ना ऑटो स्टार्ट स्टॉप की, तभी अपने आप बंद होता है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं, ओनरशिप रिव्यू, और ये है किया सोनेट। ये है मैनुअल डीजल, और आज हम इस गाड़ी के बारे में जानेंगे। और मेरे साथ एक मेरे बहुत ही यंग फ्रेंड हैं जो इस गाड़ी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स A to Z बनाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिकल यूसेज और आपको सारी जानकारी इस गाड़ी की मिलेगी। और अगर आप ये गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसके लिए मैं बुलाता हूँ इस गाड़ी के ओनर को। ओनर मतलब इनकी फैमिली की गाड़ी है। ये मेरे बहुत ही यंग फ्रेंड हैं, आइए। ये मेरे बहुत ही यंग फ्रेंड हैं, अजीज। हाय। तो इनसे हम जानेंगे इस गाड़ी की A to Z डिटेल, सारी सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है? सो गाइस, ये है मेरी किया सोनेट 2025 मॉडल HTX डीजल मैनुअल, एंड इसको मैं ओन कर रहा हूँ पिछले 1.5 मंथ से। 1.5 मंथ से नई गाड़ी है बिल्कुल हाँ ही। जी। तो ये डीजल ही क्यों ली, पेट्रोल क्यों नहीं ली? डीजल एक्चुअली मैंने इसलिए ली क्योंकि एक तो मेरी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है, मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती है, रनिंग की वजह से एवरेज अच्छी देती है गाड़ी डीजल में। तो डीजल का जो टॉर्क है, पावर है, वो अलग ही, मतलब उसका अलग ही फन मिलता है, और शुरू से ही डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी थोड़ी हैबिट हो चुकी है, इसलिए हमने डीजल गाड़ी प्रेफर करी है। तो अब ये बताइए कि HTX मॉडल ही क्यों लिया? इसके अलावा भी कोई और मॉडल देखे थे, शॉर्टलिस्ट करे थे? अब मैं आपको बताता हूँ, इस गाड़ी में टोटल में 5 मॉडल आते हैं। HTE मॉडल आता है जिसमें बेसिकली आपकी पावर विंडो भी नहीं है और उसमें स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं होता, वो हमने एकदम क्रॉस कर दिया। उसके बाद आता है आपका HTK मॉडल। HTK मॉडल में पुश बटन स्टार्ट नहीं है, और उसमें सनरूफ आपकी बेस मॉडल से ही आती है। सनरूफ आपको बेस मॉडल पे ही आएगी, और एक मॉडल नहीं है बीच का, मैं आपको बताऊंगा जिसमें सनरूफ नहीं आती, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, बट क्या करें। तो HTE मॉडल मैंने एकदम कंसिडर ही नहीं करा, क्योंकि इतना काम भी बाहर से कराने का नहीं है कि तुम विंडोज़ वगैरह भी बाहर से कराओ। पीछे की रेयर वाली विंडोज़ है, वो भी पावर नहीं थी इसमें। फिर उसके बाद आता है HTK मॉडल, उसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, कनेक्टेड DRL नहीं आती, और उसमें काफ़ी कम फीचर्स वगैरह थे, वो भी मैंने इतना कंसिडर नहीं करा। उसके बाद आता है HTK प्लस। पहले मैंने सोचा मैं HTK प्लस ही ले लूँ, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क है। एक, उसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स नहीं आती, सनरूफ नहीं आती गाड़ी में, एयर प्योरीफायर नहीं आता, और वायरलेस चार्जर नहीं आता। ये सारी चीज़ों का फ़र्क है। मेनली तो सनरूफ का ही था। सनरूफ से मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मैंने पहले काफ़ी गाड़ी ओन करी है जिसमें सनरूफ थी, और सनरूफ का मतलब एक, इट इज़ अ लग्जरी नॉट अ नीड, तो उसकी मेरे को इतनी नीड नहीं थी सनरूफ की। तो मैंने पहले HTK प्लस मॉडल कंसिडर करा था कि वो मेरे लिए अच्छा है, बट उसके बाद मैंने सोचा इतना मैं थोड़े पैसे और डाल दूँ तो मेरे को डिस्क ब्रेक्स मिल रही है, सनरूफ मिल रही है, वायरलेस चार्जर मिल रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी विद माई डिसीजन दैट आई कंसिडर्ड दिस मॉडल। ठीक है, देखो सनरूफ तो यहाँ पे अब पता ही है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्म रहता है, तो गाड़ी गर्म ही रहती है, लेकिन ये है कि शाम को थोड़ा सा आप खोल दोगे तो थोड़ी रोशनी आती है, तो थोड़ा बड़ी थोड़ी लग्जरी फील आती है, गाड़ी थोड़ी ओपन, थोड़ी सी लग्जरी। और दूसरा ये है कि ये देखो वायरलेस चार्जर वगैरह ये थोड़ी सी आपकी लाइफ इजी करते हैं, लेकिन ये नेसेसिटी नहीं है। लेकिन ये है कि आपने बस फोन रख दिया, चार्ज हो रहा है, और आपका ये टेंशन नहीं है कि फोन बैटरी खत्म हो रही है, कार चल रही है। इमरजेंसी के लिए बेस्ट है अगर आप चार्जर वायर भूल। और ये डिस्क ब्रेक्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अच्छा है। ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी है काफ़ी, बिकॉज मैंने डिस्क ब्रेक्स वाला मॉडल कंसिडर करा। ड्रम ब्रेक्स वाला मॉडल एक्चुअली मैंने चलाया ही नहीं था कभी, तो मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, बट डिस्क ब्रेक्स मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। चारों डिस्क आती है इसके अंदर, और ये वाले वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील्स आती है। इसके जो नीचे वाला वेरिएंट है उसमें
आपके रिम्स के ऊपर जो व्हील कवर है वो स्टाइलिश वाला व्हील कवर है कि बाहर से लुक ऐसी आएगी जैसा अलॉय व्हील है, बट होता वो व्हील कवर ही है। ठीक है, ठीक। एक चीज़ मैं और अच्छी बताना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में कि इसमें कनेक्टेड DRLs आती है जो इसको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देती है। और ये मॉडल में मैंने इसलिए एक और रीज़न था कंसिडर करने का कि इसमें कनेक्टेड DRLs आती है इस वाले पर्टिकुलर मॉडल के। और ये मुझे लगता है सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, क्योंकि बहुत रिफ्लेक्टिव है, दिखता है पूरा, तो मतलब पीछे वाली गाड़ी अगर अंधेरे में आ रही हो तो राइट, सेफ्टी के लिए भी ये काफी राइट। ऐसा नहीं लगेगा कि दो बाइक्स जा रही हैं और बीच में से कोई घुस जाए। हाँ। पूरी कनेक्टेड है, मतलब एक कार है ये। हाँ जी। तो असीस, ये गाड़ी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको इतने ड्राइविंग में कुछ पता चले हों जो आप बताना चाहें? हाँ जी, तो अब प्रोस तो हमने सारे बता ही दिए इस गाड़ी के बारे में, अब थोड़े कॉन्स भी बता देते हैं। तो इसकी जो हेडलाइट्स है वो इतनी पावरफुल नहीं लगती, और इसके फॉग लैंप्स है, अभी जले हुए हैं फॉग लैंप्स, बहुत ही छोटा साइज़ है। एंड मतलब मैं रात को जब फॉग लैंप ऑन करता हूँ ना, फॉग लैंप और DRL के बीच में स्विच करता हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है DRL की लाइटिंग ज़्यादा है फॉग लैंप से। अच्छा, DRL ज़्यादा है। मतलब फॉग लैंप आप कंसिडर ही मत करो इसमें। मैं तो सोच रहा हूँ थोड़े टाइम बाद इधर ऑक्सिलरी लाइट्स लगा दूँ या फॉग लैंप वगैरह कुछ अपग्रेड करने का सिस्टम होना चाहिए गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो टॉप मॉडल गाड़ियाँ होती है उनके अंदर पीछे से लाइट्स बंद आती है, अपग्रेड नहीं कर सकते, ऑक्सिलरी लगानी पड़ेगी। ये जो एक्चुअली लाइट्स होती हैं ना, ये RTO अप्रूव्ड होती हैं, तो इनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, और मतलब इनके हिसाब से ठीक है। लेकिन हम जब एक्चुअल प्रैक्टिकली रोड पे निकलते हैं ना, तो ऑपोजिट साइड से जब ग्लेयर ज़्यादा आता है लाइट का, तो हमें लगता है कि हमारी लाइट कम है। लेकिन अगर आसपास कुछ नहीं है और आप अकेले हो तो लाइट लगती है ज़्यादा है। ऑक्सिलरी लाइट का बस एक ही प्रॉब्लम है कि कई स्टेट्स में अलाउड नहीं होती, उनमें फ़ाइन होता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है जनरली इनको अपग्रेड करने का। तो वो ये कि लोअर मॉडल्स जो होते हैं ना, उनमें आप हेलोजन में आप अपने LED के लगा सकते हो, तो इनमें ऑप्शंस नहीं होता कोई भी, तो आपको इनके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और बताइए नेक्स्ट। और इसके बारे में एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इधर आ जाइए। अब ये इसके अंदर टॉप मॉडल के अंदर ये बोलते हैं, टॉप मॉडल HTX जो आता है मैनुअल के अंदर, उसमें बोलते हैं सेमी लेदराइट सीट्स आती है। अच्छा। अब मैंने वो सोच के सेमी लेदराइट ले ली। अब यहाँ पे फैब्रिक आती है, साइड में आपकी लेदराइट आता है। अच्छा, तो फिर ये आप देख सकते हैं 1.5 मंथ ऑफ यूसेज में कितनी गंदी हो गई। ये प्रॉब्लम बहुत रहता है, क्योंकि देखो इसमें आपकी ड्राई क्लीनिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, और फिर बच्चों को आप हर टाइम डांटते रहो कि भाई इसमें उछल कूद मत करो, खाना मत खाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोन होती हैं डस्ट के। अब 1.5 मंथ्स में ही ऐसा हाल हो गया, तो गाड़ी अगर लॉन्ग टर्म रखनी है फिर तो सीट्स ये रखने का फायदा ही नहीं है। इसके लिए आफ्टर मार्केट सीट्स लगाना कंपलसरी है। राइट। इसमें स्टेन्स वगैरह हटते नहीं है। और ये इसमें ना फोम आती है क्लीन करने की, एक बार फोम यूज करके देखो, नहीं तो फिर आपको ये ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी हर विजिट में। तो ये एक नेगेटिव है इसमें। जो आपकी लाइट कलर की सीट्स हैं, उनमें आपकी ये मतलब ये स्टेन्स रह जाते हैं। हाँ जी। एक और नेगेटिव मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। अब ये सबके लिए एक नेगेटिव ना हो, बट पर्सनली हमारी एज ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। इसका साउंड सिस्टम जो होता है वो इतना लाउड भी नहीं है, इतना पंची भी नहीं है, और ओवरऑल इतना मज़ेदार नहीं है इसका साउंड। ये तो घरेलू टाइप का है ना, और आप लोगों को तो चाहिए जोर से बेस वगैरह वाली बेस ट्यूब टाइप का। तो वही मैंने इसमें सिस्टम डलवाया हुआ है। आगे मैंने डलवाया JBL के स्टेज 2 के कंपोनेंट्स। अच्छा, अपग्रेड मतलब म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम अपग्रेड कराया है इसका। इंफोटेनमेंट वगैरह तो वही का वो सारा स्टॉक है। वो हाई लो कन्वर्टर, अडेप्टर वगैरह से सारा का सारा काम कपलर टू कपलर है। जरा सी भी वायर कटिंग नहीं है गाड़ी में, तो वारंटी मेरी बिल्कुल भी। ठीक है। मतलब ये कहो कि एक पर्सनल शौक है कि एक साउंड सिस्टम इसमें थोड़ा सा बेटर रहे। हाँ जी, ठीक है। अब इसकी जो क्लैरिटी है वो मैंने इसका जो टॉप मॉडल आता है ऑटोमेटिक में GTX, उसकी भी मैंने साउंड सिस्टम सुन लिया बोस का जो आता है उसके अंदर। अच्छा। बट ये बोस से भी ऊपर है, काफी ऊपर। अच्छा, बोस से। तो क्या क्या सिस्टम लगाया है इसके अंदर, क्या अपग्रेड किया है और उसकी क्या कॉस्ट आई है? हाँ जी, तो आगे वाले जो डोर्स हैं उनमें मैंने डलवाए हैं JBL के स्टेज 2 के कंपोनेंट्स। तो डोर्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स है, और साइड पे आपके जो स्टॉक ट्विटर्स होते हैं वो हटवा के JBL वाले ट्विटर्स डलवाए हैं मैंने। पीछे मैंने एवाटार के 150 RMS के मिड्स डलवाए हैं। एंड पीछे आ जाइए, मैंने वूफर भी डलवाया गाड़ी में। ओके, ये वाला वूफर। तो ये वूफर है पायनियर का 1212 D4। जिनको पता है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वूफर्स पायनियर हैज़ एवर मेड। 12 इंचेस 600 RMS का वूफर है ये। एंड ये इंक्लोजर मैंने बनवाया था अपने लोकल कारपेंटर से। एंड
लेकिन Over- इसकी फिनिशिंग तो अच्छी आई है काफी। हाँ जी। मतलब ये आपका ये पहली बार में देखने में लगेगा नहीं कि घर का मतलब कारपेंटर ने बनाया हुआ है। हाँ जी। तो ये अच्छा और ये finishing है। मेरे को साइज थोड़ा इसका छोटा चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया फैमिली भी गाड़ी यूज करती है, तो ये मतलब ऐसा है। अभी तो मैंने लिटा के रखा है, क्योंकि अभी कुछ सामान वगैरह नहीं रखा हुआ मैंने, बट ऐसे करके ये सीधा होके काफी ज्यादा बूट स्पेस है अभी भी हाँ, गाड़ी में। हाँ, राइट राइट। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पूरे इतने इतने बड़े वूफर डाल देते हैं। तो मेरे को इतनी ये बेस लगा की- के कभी पार्टी वार्टी करी है अभी तक कि नहीं? नहीं, वो सब ठीक नहीं है, करी ठीक है। मतलब एक ऑप्शन है कि इसको लगा के पार्टी कर सकते हो। जरूर, अगर तो कोई अभी करना किसी हिल स्टेशन में लेके गए हो इसको कि नहीं? नहीं, अभी कहीं पे भी नहीं। ठीक है, ठीक है। हिल स्टेशन के लिए तो ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखो, आता है इस हिल गाड़ी के स्टेशन अंदर। और ये लद्दाख वगैरह जाने के लिए तो बहुत- 180 प्लस बहुत- चाहिए, राइट? बहुत तो उसके लिए आराम से। सफिशिएंट है ये। हाँ जी। तो म्यूजिक सिस्टम हमने डलवाया, स्टॉक एम्पलीफायर से तो हम चलाने नहीं वाले उसको ऑब्वियसली। तो ये हमारा एक पैनासाउंड का एम्पलीफायर है, ये हमारे जो वूफर है उसको पावर देता है। एंड हमारी दूसरी सीट के नीचे जो पैसेंजर साइड सीट है उसके अंदर हमने 120 RMS इंटू 4 चैनल एम्पलीफायर लगाया है बॉस्टे कंपनी का। तो काफ़ी पावरफुल सेटअप है गाड़ी का, एंड क्लैरिटी वगैरह बहुत अच्छी है। अभी हम आपको हल्का बहुत नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सुन के भी नॉन कॉपीराइट मतलब मैं अपने चैनल का ही म्यूजिक हाँ प्ले जी। कर दूंगा, ठीक है। और ये कॉस्ट कितनी आई है टोटल साउंड सिस्टम पे? मेरे 25-30,000 के आसपास लग चुके हैं। 25-30 था। और टोटल कार की कितनी कॉस्ट पड़ी थी आपको ऑन रोड मेरे दिल्ली में? को ऑन रोड गाड़ी अराउंड 14.5 के आसपास। 14.5 की दिल्ली में, दिल्ली हाँ रजिस्टर्ड। जी। सो गाइस, अब मैं इस चाबी के बारे में आपको थोड़े फीचर्स बताऊंगा। ओरिजिनल चाबी जो आती है ऐसी नहीं दिखती। इस पर मैंने कवर चढ़ाया, अमेजोन से मंगाया था मैंने 400-500 रुपीज़ के आसपास का। मुझे इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगी, एग्रेसिव लगी, जैसे गाड़ी है वैसे ही थोड़ी अच्छी लुक थी। तो इसके अंदर आपको 4 बटन आते हैं साइड पे, लॉक का, अनलॉक का, इंजन स्टार्ट स्टॉप एंड बूट अनलॉक का। ये कवर के ऊपर ही बटन्स हैं। हाँ जी। और चाबी अंदर इसके छुपी हुई है पूरी। हाँ जी, वो हाँ हमेशा बची रहेगी हाँ आपकी। जी। ठीक है। इससे प्रोटेक्शन भी रहती है और लुक भी एनहांस हो जाती है गाड़ी की। तो अब ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का है। अब मान लो आप कहीं धूप वगैरह में आपकी गाड़ी खड़ी है, आप अभी का या फिर आप घर पे, आपको बाहर से गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपको क्या करना है, लॉक वाला बटन दबाना है, इसको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। अंदर एसी वगैरह सब चल गया, गाड़ी आपकी डीजल है, गर्म हो जाएगी। एंड ये अच्छा है। अच्छा फीचर है, काफ़ी हैंडी फीचर है, काफ़ी बार मैं यूज़ करता हूँ। मतलब घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और आपको सर्दियों में एकदम स्टार्ट करनी है, आप 5 मिनट पहले अंदर स्टार्ट करके हाँ जी। फिर आप जब गाड़ी गर्म हो जाए और इसमें ये है कि गाड़ी आपकी लॉक्ड रहती है, आपको टेंशन नहीं है गाड़ी स्टार्ट है, कोई हाँ, दरवाजा वगैरह खोले। तो ये फीचर तो आजकल ये अच्छा फीचर आ गया है कि आप मतलब हाँ जी। लॉक्ड गाड़ी में ही आप अपना ऑन ऑफ करो और उसको यूज करो। तो ये HTX मॉडल के अंदर आपको रेयर विंडशील्ड में आपको डिफॉगर मिलता है, रेयर वाइपर मिलता है, आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको पीछे 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, आगे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और ओवरऑल गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, और कैमरा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है आपको इसके अंदर। और ओवरऑल कैमरा की क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अंदर अब चलो थोड़ा सा अंदर ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी को। आइए, और चलाइए जी। और देखते हैं कि कैसी चलती है गाड़ी। देखो पिकअप जो है इसकी है तो जबरदस्त। मतलब मैं अगर एक्सीटर दबा दूं तो पिकअप तो अच्छी ले लेगी आपको। आप सिर्फ क्लच पे भी छोड़ो ना, हाँ, गाड़ी उठती है तो उसकी। लैग आपको नहीं लगेगा कहीं। थोड़ा सा साउंड है अंदर डीजल का, बट डीजल के हिसाब से काफ़ी कम है। हाँ देखो अंदर ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल साइलेंस है, साउंड है अंदर। आपको वो जो गड़गड़ गड़गड़ वाली आवाज़ है ना डीजल की आएगी इसमें, तो वो तो रहेगा। जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ तो बिल्कुल साइलेंट रहती है ना, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, पता है उसमें यही नहीं पता चलता इंजन ऑन है कि ऑफ है, तो इसमें आपको पता रहेगा। लेकिन चलने में गाड़ी बहुत स्मूथ है। तो अभी ये बताओ क्या कहते हैं इंफोटेनमेंट के बारे में, इसमें क्या क्या अच्छा लगता है? इसमें तो बटन्स वटन्स भी सब हार्ड बटन्स भी यहाँ दे रखे हैं। अब जो इंफोटेनमेंट है इसके अंदर आता है 8 इंचेस का आपका इंफोटेनमेंट आता है, जिसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं। और कैमरा में अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है आपको। एंड इसके अंदर फिजिकल बटन्स मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मेरे को अच्छा। फिजिकल बटन्स ही चाहिए थे। जो इसका ऊपर बोस वाला जो GTX वेरिएंट आता है ऑटोमेटिक के अंदर, उसके अंदर इसमें वो टच वाले बटन्स आते हैं और उसमें स्क्रीन बड़ी हो जाती है। अच्छा। एंड इनकी किया की चाहे आप सेल्टॉस देख लो चाहे आप कैरेंस देख लो, जो 8 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट है पुराना वाला, उसके अंदर वायरलेस का एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आएगा। अच्छा। और जो नए वाले हैं 10 इंचेस वाले,
जिसमें नया वाला यूजर इंटरफेस वगैरह, उसमें सारा वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आता है। अच्छा, जो टॉप एस्ट मॉडल वाले उसमें वायर्ड आता है, हल्के मॉडल में वायरलेस आता है। तो ये मुझे लग रहा है कि जैसे ना ये हार्ड बटन्स कई बार मतलब अच्छे होते हैं हार्ड बटन्स, तो मेरे को लग रहा है जरूरी ड्राइविंग होते के हैं टाइम पे, ड्राइविंग के टाइम जरूर होते हैं। अब ये हाँ जी। देखो ना, आप गाड़ी चल रही है, आप सॉफ्टवेयर से जाके मेन्यू वेन्यू सेलेक्ट करने का इतना वो सब सेफ नहीं फायदा है, नहीं मतलब आप आगे कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पे आपके बटन्स जो होते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपकी मसल मेमोरी आपकी हमेशा काम करती है, आपको आपका हाथ अपने आप जाएगा उस बटन पे सही, आप बिना देखे बटन दबा सकते। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बटन्स होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड इसके अंदर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी है, वो बहुत अच्छे हैं। इस गाड़ी के अंदर, इस वाले पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एयर प्योरीफायर मिलता है आपके आर्मरेस्ट के बैक साइड पे। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, नीडी फीचर्स हैं जो Okay. आजकल मॉडर्न गाड़ियों में होने चाहिए। इसका हॉर्न जो है मुझे अच्छा लगा, इसका हॉर्न। हॉर्न एक्चुअली इसका एक और कौन है, हॉर्न जिसके अंदर आया था इस वाले वेरिएंट के अंदर, वो पीपी वाला आया था। अच्छा, हॉर्न मैंने फर्स्ट डे मैंने गाड़ी शोरूम से निकलवाई, हॉर्न इसका मैंने सबसे पहले चेंज तो हॉर्न चेंज करवाया, ये हाँ कौन सा जी। हॉर्न लगाया? ये मैंने एथेंस कंपनी का हॉर्न लगवाया है। मेरे को अच्छा। काफी अच्छा, 6 महीने की वारंटी है इसके साथ। ओके। एंड ये जब मैंने गाड़ी में कंपनी से मैंने 1 रुपए का भी सामान नहीं लिया एक्सेसरीज अच्छा। में। मैंने मैट्स, मड फ्लैप्स, इसके सारे जो भी है शेड्स, एंड गाड़ी के अंदर जो भी मैंने काम करा है सारा मैंने एक्सेसरी बाहर से ली, क्योंकि जो चीज़ बाहर 100 रुपए की हुई, कंपनी वाला उसको 300 रुपए का बेचेगा, और मैं कंपनी वाले को पैसे देने में खुश नहीं। देखो फ्रेंड्स, एसेसरीज लगाना और मतलब ये आपकी गाड़ी के अंदर छेड़छाड़ करना, ये डिफरेंस होता है। कुछ चीजें होती हैं जो आप ऊपर ऊपर से लगा सकते हो, वो आप लगाओ, लेकिन गाड़ी की वायरिंग के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो भी काम करवाया है ना, सभी ऊपर ऊपर की एसेसरीज वगैरह लगाई हैं, जो कि जैसे मैट्स वगैरह चेंज करना और ये सब चीज, ये सब अलाउड होता है, ये सब अलाउड। ठीक है। तो आप ये गाड़ियों की वायरिंग वगैरह के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब मैंने जो इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगवाया है, उसकी अंदर भी जो आपके जो स्पीकर वायर्स वगैरह होती है, लोग क्या करते हैं उसमें कटिंग वगैरह कर देते हैं, उससे आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। राइट। अब मैंने क्या करवाया, उसके ऊपर दूसरा कपलर लगाया, आफ्टर अडेप्टर्स अडेप्टर वगैरह लगाया, उससे जो ओरिजिनल वायरिंग हार्डनेस है उस पे 0 छेड़छाड़ है। जो आफ्टर मार्केट कपलर उसके ऊपर लगा, उस पे हमने वायर कटिंग वगैरह करी है, जिससे एंड जो स्पीकर्स के अंदर जो डोर आते हैं ना, उसके अंदर भी आपकी स्पीकर की जो 2 पोलैरिटीज वाली वायर होती है, उसका भी एक कपलर आता है। वो कपलर भी लगा के उसके बाद हमने उसमें अटैच करे। अब मैं यहाँ थोड़ी पिकअप देके देखता हूँ। ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव है कार बहुत ज्यादा, मतलब आप सही गियर डाल देखो, भाग रही है कार। तो मतलब ये ओवरटेकिंग वगैरह करने में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है इसमें। मतलब भगानी है तो भगा सकते हो इसको, तो आपको पावर लैग फील नहीं होगा, राइट। अभी पावर की कोई कमी देखो मैं चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ पुल पे, तो ये टर्बो चार्जर वगैरह सब इसका काम कर रहा है, और एकदम गोली की तरह चढ़ा दिया इसने फ्लाईओवर के ऊपर, है ना। तो ट्रैफिक में आपको देखो, ये गाड़ियों का एक फायदा ये रहता है ना कि तो डीजल गाड़ी है, शहर आपका पूरा ट्रैफिक से खचाखच भरा है, जाम लगा है, तो देखो इससे अच्छी एवरेज तो किसी और की आएगी नहीं। पेट्रोल में तो वैसे ही आपकी जान निकल जाएगी, पेट्रोल बहुत खाएगी। तो इसमें क्या है कि डीजल आपकी बस चल रही है और आपको एफिशिएंसी भी दे रही है, और आपको लॉन्ग गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए छोटी कॉम्पैक्ट साइज की सही रहती हैं गाड़ियाँ। अब जैसे मेरे पास स्कॉर्पियो, मैं हर जगह नहीं ले जा सकता उसको, भीड़ भाड़ पे तो मैं चलाता ही नहीं, और वैसे ही पेट्रोल ऑटोमेटिक है। हाँ जी। तो ये प्रैक्टिकल यूज इस गाड़ी का सही है। तो ये बताओ कि अगर कोई लेना चाहे इस गाड़ी को, तो क्या क्या उसके मतलब किस बेसिस पे वो गाड़ी को सिलेक्ट करे, और किस बेसिस पे गाड़ी को सिलेक्ट करे लेने के लिए? अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप्स गाड़ी चाहिए, जिसमें पावर भी हो, माइलेज भी हो, एंड फन टू ड्राइव, थोड़ी मतलब हायर सेगमेंट के अंदर आती है गाड़ी किया की, मतलब किया की हायर सेगमेंट में नहीं, वैसे ही ये गाड़ी जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, काफ़ी अच्छी लग्जरीज ऑफर करती है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फैमिली के लिए भी ये कार अच्छी है। अगर आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए जो आपकी लोकली भी चलती है और फैमिली में भी चलती हो, उसके लिए आप इस गाड़ी को काफ़ी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन है, तो अभी जैसे हरप्रीत जी ने बताया आपको कि गाड़ी में पावर की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है। और वो तो देखो, इस छोटे मोटे ट्रैफिक में कभी कभी आपको जल्दी जल्दी निकलना है, तो वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं सब। और अच्छी चीज़ पता है क्या होता है कॉम्पैक्ट एसयूवी की, ये रहती है कि पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप कहीं पे भी इसको पार्क कर दो। मैं जैसे स्कॉर्पियो है, मैं कम ही लेके जा, लाजपत नगर वगैरह जैसे एरिया मार्केट है, वहाँ पे अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पार्किंग ही नहीं मिलती। इन गाड़ियों को पार्किंग जल्दी मिल जाती है। हाँ जी।
ठीक है ना। तो ये उस मामले में से देखो, अभी ये चला भी हम दिल्ली शहर में ही रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ये यहीं की गाड़ी है, नेटिव, तो यहीं चलेगी गाड़ी। और डीजल है तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ जी। देखो अब मैंने मैनुअल चलानी सीख ली, देखो 5 मिनट में। अब गियर ठीक वो शिफ्ट कर, वो गियर अंदर से याद आ जाता है ना वो सब हाँ, कैसे एक्चुअली होता ना देखो हमें क्या करना है, हम ऑटोमेटिक चलाते हैं, हम सो जाते हैं, बस बैठ जाते हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है। और अभी क्या होता है कि ये काम करना पड़ गया मुझे, तो मेरे ऊपर एक बर्डन आ गया काम करने का। तो ऑटोमेटिक का मतलब आप किसको ऑटोमेटिक चाहोगे, रिकमेंडेड है, और किसको मैनुअल है। रिकमेंडेड है? ऑटोमेटिक अगर आपको, अब जैसे फैमिली में हमको शुरू से ही मैनुअल की आदत रही है, एंड मैनुअल में थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा होता है गाड़ी के अंदर, हम इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, हर एक चीज़ का। मैनुअल के काफ़ी सारे प्रोज है। कॉन्स ये है कि गाड़ी में क्या कहते हैं, क्लच बार बार दबाओ, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आए, एंड मतलब गाड़ी उठाने में जो मतलब जिनको आदत नहीं है बेसिकली मैनुअल चलाने की, जिनको नहीं आती, उनके लिए मैनुअल गाड़ी वो कंसिडर ना करें, वो ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ चले जाए। बट पर्सनली हम, मेरे को और हमारी फैमिली को मैनुअल गाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है। और इसमें ये भी रहता है ना कि जो जैसे कि मैनुअल वाले में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से ना आप गाड़ी पे लोड ज़्यादा डाल सकते हो। हाँ जी। तो जिससे क्या है कि आपकी जो पिकअप है वो मेंटेन रहती है। ऑटोमेटिक वाले जो है वो कैलकुलेटेड वे में करता है, तो आपको इतनी हार्ड पिकअप नहीं देगा वो। हाँ जी। लेकिन वो है कि वो आपकी स्मूथ और एक ड्राइविंग के लिए है, वो उस फन के लिए नहीं है। हाँ जी। ठीक है। तो हर तरह का है, मतलब किसी को फन का शौक है तो वो अपनी मैनुअल में चलाए, अलग अलग बंदों के प्रेफरेंस के हिसाब से। अब मुझे जैसे है ना कि मुझे थोड़ा सा चलाने में पीस चाहिए, ट्रैफिक से ऑलरेडी हम लोग परेशान होते हैं, तो ऐसा चाहिए कि बस गाड़ी अपने आप चलती रहे, हमें भगानी नहीं है, कहीं जल्दी जाना नहीं होता, तो आराम से चलती रहे। मैनुअल में ये होता है, आपको ये सोचना होता है मैं क्लच कब दबाऊं, मैं कौन सा गियर डालूं, मैं ये उसमें प्रॉब्लम ये होता है जैसे आप लॉन्ग ट्रिप में जाते हो ना, 8-9 घंटे ड्राइव करते हो और आपको सडनली ट्रैफिक मिल जाए, थकावट तो थकावट ऑलरेडी होती है, तो घुटने में, मैंने खुद चला रखी, गुड़गांव से मैं दिल्ली आता रहा हूँ, काफ़ी साल मैंने ड्राइव करा है, 2-2, 3-3 घंटे ड्राइव करी है, तो फोर्ट फीको में मेरे घुटने में दर्द हो गई थी। तो मैंने कहा बस यार इससे फैटिगनेस बहुत बढ़ता है, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक पे स्विच हो गया मैं। बट इस गाड़ी का डीजल के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मूथ क्लच है। जिसने भी आज तक गाड़ी चलाई है, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने, वो हमेशा ये बताते हैं कि ये गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है डीजल के हिसाब से, इसका जो क्लच है। एंड मतलब ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर आपका क्लच हार्ड है तो आपको चलाने में प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका क्लच बहुत सॉफ्ट है तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती। राइट। गाड़ी देखो पिकअप ले रही है सही। अभी देखो मैं इसमें भी एक्सीलरेटर पूरा नहीं दबा रहा, मतलब आप चाहे एक्सेलरेटर ना भी दबाओ, हल्का सा गाड़ी क्लच छोड़ क्लच पे ही आराम से उठ जाती है। तो उठ रही है सही से, देखो ये तो सेकंड गियर पे भी क्लच पे आराम से उठ जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। एंड इसके अंदर ये जो इंटीरियर लाइट्स हैं, ये भी कंपनी इसमें हैलोजन देती थी। अच्छा, ये हाँ जी। अब ये मैंने एलईडी लगवाई है, पीछे भी जो रेयर कैबिन लाइट है वो भी मैंने एलईडी अपग्रेड करवाई है, बिकॉज जो हैलोजन लाइट्स थी वो अब ओल्ड स्कूल पुराने ज़माने में चलती थी। आजकल की सारी न्यू मॉडर्न कार्स में एलईडीज ही देनी चाहिए कंपनी को। एंड ये मतलब ऐसा है कि मेरे को बाहर से इसको कराने की ज़रूरत नहीं थी, ये किया अगर कंपनी से भी दे देती तो इसका कोई मतलब अच्छा ही थी, उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी। एसी के बारे में, एसी बहुत ही पावरफुल, बहुत लग रहा है अच्छा पावरफुल है एसी, मतलब ऑटो पे एसी रखा है अभी 23.5-24 टेम्परेचर में इसका रखता हूँ यूजुअली ऑटो पे। एंड बहुत ही मतलब गाड़ी एकदम चिल कर देता है, और अच्छी खासा बहुत अच्छा एसी है। अगर अभी तो वैसे भी मेरी नई गाड़ी है तो इसके अंदर तो अभी अच्छी परफॉर्मेंस है ही एसी की। और कुछ छोटे मोटे फीचर्स मैं बताना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में। इधर आपका क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर आता है, इधर आपका ड्राइवर वन टच अप डाउन विंडो आती है, बाकी सारे नॉर्मली आपकी है विंडोज़। यहाँ पे आप अपने ORVM एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है गाड़ी के अंदर। अब बाकी सारी गाड़ी के अंदर स्पेशली मारुति की जो हाइब्रिड आती है, स्मार्ट हाइब्रिड, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीवन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे ऑटो स्टार्ट स्टॉप गाड़ी का पसंद नहीं आता। इस गाड़ी का मेरे को ऑटो स्टार्ट स्टॉप इज़ वेरी नाइस, बिकॉज एक तो ये बार बार अपने आप ही बंद नहीं होता रहता अनवांटेड सिचुएशंस में। जब चाहो, मतलब बहुत जब यूसेज मेनली होती है ना ऑटो स्टार्ट स्टॉप की, तभी अपने आप बंद होता है। ये नहीं कि आप मतलब ट्रैफिक में 1 सेकंड के लिए खड़ी करिए आपकी गाड़ी बंद हो गई। एंड दूसरी चीज़ इसमें ये है कि बाकी गाड़ियों में क्या होता है, आप पी पे डालो, पार्किंग पे डालो, ऑटो स्टार्ट स्टॉप
अपना इंजन स्टार्ट हो जाता है अपने आप। इसमें क्या है, आप न्यूट्रल में डाल के हैंड ब्रेक खींच के आपको कोई भी पेडल होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंजन बंद रहेगा। उससे एक तो पोल्यूशन भी कम होएगा एनवायरनमेंट में और आपका फ्यूल भी सेव होगा। तो ये फीचर्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप, आपको इंजन स्टार्ट करना है, बस आप क्लच पे अपना पैर रख दो, क्लच दबा दो, इंजन आपका स्टार्ट। और ये डिसेबल करने का भी स्विच होगा इसका? डिसेबल करने का स्विच वहाँ पे है, ये ऑफ करके। जिसको लगता है कि अननेसेसरी गाड़ी रुक रही है और बहुत गर्मी है और आपको चाहिए कि एसी बंद ना हो, तो आप ये फीचर ऑफ कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी ऑफ हुआ पड़ा है। एंड उधर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये वाला जैसे ट्रैफिक में तो बचता रहेगा अननेसेसरी, तो वो मैं डिसेबल कर देता हूँ मोस्टली। एंड इसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स आता है, काफ़ी स्पेशियस है। एंड आर्मरेस्ट जो है वो थोड़ा इन्होंने छोटा दिया, वो थोड़ा बड़ा दे सकते थे। इसके अंदर एयर प्योरीफायर इनबिल्ट आता है। इसके अंदर AQI नहीं दिखाता, लेवल दिखाता है आपकी एयर कितनी क्लीन है। ठीक है। मैं आपको, और इसके अंदर 3 सेटिंग्स आती है। एक ऑटो मोड आता है, ऐसे ऑफ हो जाता है, ऐसे अच्छा ऑन होके 4 अभी ये सेटिंग्स आ जाती है इसके अंदर, जिससे आपको दिख जाता है। गाइस पीछे आपको इसके अंदर मिलते हैं रेयर AC वेंट्स मिलते हैं, एंड पीछे 2 Type-C के चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं और एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है कि आप इसके अंदर अपना फोन चार्ज। ये अच्छा लगा मुझे कि एसी का वेंट है ना पीछे, तो गर्मियों में पीछे वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस चार्जिंग की तो आपको आगे पीछे सब जगह चार्जिंग दे दी है। ये एंड इसमें एक और चीज़ है, जो स्टॉक कवर्स आते हैं कंपनी से, उधर पीछे भी कोई पॉकेट नहीं है, जिससे अगर कोई सामान अंदर बाहर डालोगे उससे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम ना है। पॉकेट आती है आपकी, इधर भी एक पॉकेट आती है। अच्छा। और आपकी नीचे भी एक पॉकेट आती है। इस वाली सीट के अंदर 2 पॉकेट्स आती है। एंड इसके अंदर आर्मरेस्ट भी है, वो भी काफ़ी अच्छा है। 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं आर्मरेस्ट के अंदर। एंड आइसोफिक्स सीट है, तो अगर आपको बेबी सीट वगैरह माउंट करनी है, आप हर एक चीज़ इसमें कर सकते हैं। और ये वाली लाइट मैंने आपको पहले बताया था, ये अपग्रेड कराई थी मैंने। इसके अंदर मैंने LED लाइट डलवाई थी, बिकॉज हैलोजन बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल लुक देती है और आजकल के टाइम पे हैलोजन नहीं देना चाहिए कंपनी को, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। राइट। और ये देखो ना, शाम का टाइम है, भी छाया है, तो ये थोड़ा सा शीशा खोल के थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब लग्जरी है, नीड नहीं है, बट जिसको शौक है वो ये मतलब ये ना, देखो शाम को तो ज्यादा बड़ी सनरूफ नहीं है, काफी छोटी है, बट वही जिसको एंजॉय करना है। आई हाईली डू नॉट रिकमेंड कि कोई सनरूफ के बाहर निकले, वो सब एक तो इलीगल भी है एंड आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। बट ये सनरूफ जो है ठीक है, थोड़ी लग्जूरियस फील कभी कभी आ जाती है इससे। एंड इस मॉडल में क्या, बस HT के प्लस वेरिएंट जो आता है आपका मिडल मॉडल, उसके अंदर सनरूफ नहीं आती। बाकी हर एक बेस मॉडल में भी आपको कंपनी सनरूफ देती है। ठीक है फिर बहुत अच्छी चीज़ें पता चल गई गाड़ी के बारे में। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय दिस कार। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का ओनरशिप रिव्यू था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प हुई होगी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। फर्दर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।